मेरा नाम रशीदा है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी मुझे देखता वो देखता ही रह जाता। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे खानदान में होते थे। जो भी मर्द मुझे एक दफ़ा देखता वो पल के झपकना भूल ही जाता। लेकिन किस्मत के मामले में मैं बहुत ही बदकिस्मत साबित हुई थी। ना ही मैं रुपए पैसे की कोई कमी थी और ना ही हुस्न में मेरा कोई सानी था। मेरा कद काट और जिस्म 15 साल की उम्र से ही इतने भरपूर थे कि मुझ पर उठने वाली निगाह झुकना भूल जाती थी। मैं घर से निकलती तो सारे मर्दों की नज़रों का मरकज बन जाती। मेरे खूबसूरती देखकर मेरे माँ बाप की मेरी फिक्र सताने लगती थी। मेरे माँ बाप वैसे भी जल्द अज जल्द मेरी शादी करके अपना फ़र्ज पूरा करना चाहते थे। दरअसल मेरा तलक ऐसे घर से था जहाँ रिश्तों की कोई ख़ास हैसियत तो नहीं थी। हर कोई एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता था और मेरे माँ बाप मेरी शादी के बाद ऐसे ही एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। मेरे बाप ने अपने कारोबारी दोस्त के बेटे कामरान से मेरे रिश्ता तय कर दिया था और 18 साल की उम्र में ही रुखसत होकर मैं अपने शौहर के बड़े से बंगले में चली आई थी। मेरा शौहर भी बहुत ही खूबसूरत और जवान था। हम दोनों एक साथ खड़े होते तो लोगों की नज़रें हम पर ठहर सी जाती थी। हर कोई हमारी जोड़ी की खूब नज़र लगाता और मैं ये सोचकर खुशी से सरसार हो जाती कि खुदा ने मेरे हिस्से में सारी खुशियां लिख दी हैं। अपने माँ बाप के घर में तन्हाई का शिकार रही थी, मगर अब शौहर की मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया था। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि ये आजमाइश भी जिंदगी का हिस्सा है। मेरी और कामरान की शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन खुदा ने हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ था। मेरी सास ससुर हर वक्त औलाद की ख्वाहिश करते और मेरी सास के रवैये में काफ़ी हद तक तब्दीली भी आ गई थी। इन 3 सालों में उनकी मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी हर वक्त यही तमन्ना रहती थी कि कब मैं उन्हें कोई खुशखबरी सुनाऊं और वो खुशी में झूम उठें। लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं था। औलाद तो कुदरत की तरफ से अता की जाती है, हर तरह के इलाज के बावजूद भी। जब हमारी गोद में कोई खुशी ना आई तो मेरी सास ने अपने बेटे से दूसरी शादी का कह दिया। कामरान मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए पहले तो उन्होंने अपनी माँ को साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन रोज रोज के बढ़ते हुए प्रेशर और दबाव की वजह से वो मुझे लेकर एक दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे लगता था कि शायद अब जिंदगी में कुछ सुकून आ जाए, लेकिन मेरी ये सोच महज चंद दिनों की मेहमान साबित हुई। एक दिन कामरान दफ्तर से घर लौटा के ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी का हादसा हुआ और वो मौका पर ही फौत हो गए। 22 साल की बड़ी जवानी में ही वो मुझे बेवाह कर गए। इतने बड़े बंगले में अकेले कैसे जिंदगी गुजारती, यही सोचकर इद्दत के दिन गुजारे और फिर अपने माँ बाप के घर चली आई। लेकिन वो कहते हैं ना कि रुखसत होने के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। बिल्कुल सच ही कहते हैं। इद्दत के चंद महीनों में ही मेरी भाभीियों ने कह दिया कि मैं उनके लिए महज बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं हूँ। अपने खानदान के अजीब अजीब लड़कों के रिश्ते वो मेरे लिए लेकर आने लगी। अभी तो मैं कामरान की मौत के गम से बाहर ही नहीं आई थी। दूसरी शादी के बारे में मैं कैसे सोच सकती थी। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि ये लोग मुझे चंद दिनों से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि मेरी जात इन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंच रही थी। इनके तलख रवैये को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं कामरान के बंगले में वापस शिफ्ट हो जाऊंगी। अगली जिंदगी गुजारना इन मुनाफिकों के साथ गुजारने से बेहतर था, जो मेरे मुंह पर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे पीछे पीछे मुझे सिर्फ अपनी जिंदगियों से निकालना चाहते थे। इद्दत मुकम्मल होते ही मैं अपने बंगले में वापस आ गई। कामरान का कारोबार उनके भाई ने संभाल लिया था और खर्चे की एक खास रकम मेरे अकाउंट में बाकायदगी से ट्रांसफर होने लगी थी। मैं शुरू से ही नाजो नेमत में पल सकती थी, इसलिए कामकाज की तो मुझे आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहते थे, लेकिन इतने दिन बंगला बंद रहने की वजह से सारे ही मुलाजिम काम छोड़ गए थे। अलबत्ता मेरी एक पुरानी मुलाजमा मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई। उसने मुझसे छुट्टी की दरख्वास्त की तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि इसके बगैर तो मैं बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। वो कहने लगी, बीबी जी मैं गाँव जाऊंगी तो वहां से अपने भाई को भेज दूंगी, वो आपके सारे काम काज कर देगा और आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। मैंने उससे कहा, पहले अपने भाई को बुलवा लो फिर चली जाए, ताकि उसे काम भी बता सके। वो फौरन मान गई और उसने अपने भाई को गांव से बुलवा लिया। उसका भाई एक 17 साल का खूबसूरत और जवान लड़का था, जिसे देखकर मैं चूक गई थी। मुझे तो लगा था कि शायद 13-14 साल का बच्चा इसका भाई होगा, लेकिन ये तो अच्छा खासा जवान था। मेरी मुलाजमा ने उसे घर का सारा काम समझा दिया। वो लड़का बहुत ही भला था, बहुत तेजी से हाथ चलाया कर काम करता। वो दिन में उसकी बहन ने उसे सारा काम समझा दिया और उसके बाद वो मुझसे कुछ महीनों की छुट्टी लेकर गाँव चली गई। दरअसल बीमार तो वो थी ही, लेकिन अब उसके घर वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी। वो शायद वो दोबारा कभी वापस आने वाली नहीं थी। मेरी मुलाजम चली गई और उसका भाई बंगले के क्वार्टर में ही रहने लगा। ज्यादा लोग ही नहीं थे, इसलिए मैं ज्यादा नौकरों का झंझट भी नहीं पालना चाहती थी। अगली सुबह नौकर नाश्ता लेकर कमरे के दरवाजे पर मौजूद हुआ।
मैं रोज़ाना सुबह 10 बजे नाश्ता करती थी। मैंने उसे कमरे के अंदर ही बुला लिया। मैं अभी तक नाइट ड्रेस में ही थी और बैठे हुए बेड पे लेटी हुई थी। उसे देखकर उठ बैठी। वो मेरा नाश्ता टेबल पर रखने के बाद सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे ही मेरे अगला हुक्म का मुंतज़िर हो। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। वो 17 साल का था, लेकिन शायद गाँव की आबहवा होने से उसकी उम्र ज़्यादा बढ़ कर दिख रही थी। वो एक भरपूर और तवाना मर्द नजर आता था। ना जाने क्यों अचानक ही मुझे उसकी मौजूदगी से घबराहट सी महसूस होने लगी, क्योंकि इतने बड़े बंगले में वो मेरे साथ अकेला था और दूर दूर तक कोई नहीं था। ये सोचकर मुझे खौफ आने लगा। मैं भी जवान हूँ और वो भी। मेरी खूबसूरती पर तो वो वैसे भी आदमी मर जाते थे। उस नौकर की नीयत भी ना बदल जाए। मैंने बगैर सोचे समझे एक जवान लड़के को अपने पास रख लिया, जबकि मेरी इस बात का ख्याल करना चाहिए था। मैं खुद भी एक जवान बेवा हूँ और इतने बड़े घर में तनहा हूँ। मैंने नौकर को दिन भर के अच्छे काम बता दिए और वो फौरन ही कामों पर लग गया, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा बोझ आ गया था। मैंने सोचा कि किसी नए भरोसेमंद मुलाजिम का इंतजाम कर लूं और फिर इस नौकर को निकाल दूं। मुझे अपने घर से आए काफी दिन हो गए थे, लेकिन मेरे घर से अभी तक कोई मुझसे मिलने नहीं आया था। मेरे माँ बाप अपने पोते पोतियों में इस कदर मगन थे तो शायद उन्हें मेरी तन्हाई का एहसास ही नहीं हो रहा था। ससुराल वाले तो पहले ही मुझे नापसंद करने लगे थे। उनके लिए मेरा होना ना होना बराबर ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी नई मुलाजमा के लिए किससे कहूं। और फिर इत्तेफाक से उसी दिन मेरी एक पुरानी दोस्त बाना मुझसे मिलने के लिए चली आई। वो शादी होकर बाहर से मुल्क गई थी। अब छुट्टियों में वापस आई तो उसे मेरे बेवा होने की खबर मिली। फिर उसके अगले फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बर्बादी की दास्तान सुनकर वो बहुत उदास हुई। काफ़ी देर हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे और फिर मैंने उसे काम बताया कि मैं अपने घर के कामकाज के लिए एक भरोसेमंद मुलाजमा को ढूंढ रही हूँ। वो मेरे नौकर को देखकर कहने लगी, ये लड़का तो है, तो सही काम भी अच्छा कर रहा है, फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है नई मुलाजमा ढूंढने की। मैंने उसे अपने दिल में आने वाले वसवसों के बारे में बताया तो वो कहने लगी, रशीदा तुम भी क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करती हो। खुद ही कह रही हो कि इसकी बहन सालों से तुम्हारी वफादार मुलाजमा है और ये नौकर भी बहुत शरीफ है, और फिर खुद भी परेशान हो रही हो। मेरी मानो, तुम नई मुलाजमा की झंझट में ना पड़ो। आजकल की मुलाजमा कुछ भी नहीं है, बस बेहिसाब छुट्टियां करती हैं। और दूसरी बात यह है कि एक घर की खबर दूसरे घर में पहुंचा देती हैं। तुम तो वैसे अकेली रहती हो, खुदा ना खास्ता कहीं नई मुलाजमा तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। बानो की बात सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई। वो ठीक ही तो कह रही थी। उस नौकर पर तो मैं फिर भी ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन नई मुलाजमा पर कैसे भरोसा कर सकती थी। जाते जाते मैं बानो मुझसे कहने लगी, अगर ऐसा ही है तो नए नौकर को आजमा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बानो की बात मुझे कुछ कुछ समझ आ गई। उसका मशवरा मुझे ठीक ही लगा। मैंने सोच लिया कि एक दफ़ा नौकर को आजमा लूंगी और फिर वो पास हो जाता तो मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी, क्योंकि ना ही उसके बंगले को छोड़ने का मेरा कोई इरादा था और ना ही दूसरी शादी करने का। वैसे भी मुझे इस बात का यकीन आ गया था कि कुदरत ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी, तो फिर दूसरी शादी करके मुझे क्या हासिल होता। इसलिए मैंने अकेले ही जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था और मेरे इस फैसले की वजह से मेरे माँ बाप मुझसे मजीद दूर हो गए थे। वो दोनों ही जल्द अज जल्द मेरी दूसरी शादी के लिए दबाव डाल रहे थे और मैंने साफ साफ कह दिया था कि अब मेरी ज़िंदगी में किसी मर्द की कोई जगह नहीं है। तनहा रहने का फैसला भी कर लिया था और नौकर का इम्तहान लेने का भी। मैं पैसों और इज्जत दोनों ही मामलात में अपने नौकर को आजमा लेना चाहती थी। इसलिए शाम के वक्त मैंने जानबूझकर बहुत सारे पैसों से भरा हुआ बैग किचन के काउंटर पर ही छोड़ दिया और खुद अपने घर से निकल पड़ी। मैं देखना चाहती थी कि नौकर इस बैग के साथ क्या करता है। 2 घंटे तक मैं बाजार घूमती रही। घर का जो भी जरूरी साजो सामान लेना था लेकर घर पहुंची तो वो बैग काउंटर पर मौजूद नहीं था। नौकर भी मुझे घर पे कहीं नजर नहीं आया था। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं सारा सामान रखकर अपने कमरे में आई तो देखकर हैरान हो गई कि वो बैग मेरे कमरे में रखा हुआ था। जल्दी से मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें सारे के सारे पैसे मौजूद थे। एक लम्हे के लिए मुझे सुकून हुआ। मेरे नौकर की नीयत पैसों पर खराब नहीं हुई, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे ख्याल आया कि हो सकता है वो जानता ही ना हो कि इसके अंदर क्या मौजूद है। इसलिए मैंने दूसरी तरह से उसका इम्तिहान लेने का सोचा। रात होने से पहले नौकर सारे घर पर एक नज़र डालकर अपने क्वार्टर में सोने के लिए जाता था। मैंने जानबूझकर कुछ पैसे क्वार्टर जाने वाले रास्ते पर गिरा दिए। मुझे यकीन था कि ये पैसे नौकर की नज़र में ज़रूर आएंगे। मैं अपने कमरे में आकर सुकून से लेट गई और मुझे सुबह का इंतज़ार था। मैं देखना चाहती थी कि इस इम्तिहान में वो पास होगा या फेल। मैं सोच रही थी कि सारी रात शायद मुझे इंतज़ार में नींद ना आए, लेकिन ये मेरी गलत फहमी साबित हुई। मुझे कमरे में आकर ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। पहले तो मैं हैरान हुई, लेकिन नौकर की आवाज़ सुनकर मैंने उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। वो सर झुकाए कमरे में आया और मेरे आगे पैसे रखकर कहने लगा, ये एक क्वार्टर के रास्ते पर मिले हैं, उसके नहीं हैं। नौकर की वफादारी ने मुझे हैरान कर दिया था। वो पैसे तकरीबन लाख के करीब थे। मैंने नौकर से कहा, ये पैसे मेरे भी नहीं हैं, तुम चाहो तो ये पैसे रख सकते हो। मैं उसकी वफादारी का इनाम देना चाहती थी। नौकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मालकिन ये हलाल का लुकमा मैं खाता हूँ। मैं नहीं जानता ये पैसे आपके हैं या किसी और के, लेकिन ये मेरे नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हें किसी सूरत नहीं रख सकता। वो खाली हाथ वापस चला गया और मेरे
सामने पैसे पड़े रह गए। मेरा दिल इस बात पर राजी हो गया कि नौकर की नीयत बिल्कुल साफ है और वो कभी भी मेरी किसी भी कीमती चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई थी और वो थी हम दोनों के दरमियान की इज्जत। मैं अभी भी जवान थी और वो भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। ऐसे में हमारा एक साथ बंगले में रहना ठीक नहीं था, ये बात भी मैं जानती थी, लेकिन मैं किसी गैर शख्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। अगर नौकर आखिरी मरहले को पार कर जाता तो वो हमेशा के लिए मेरा वफादार मुलाजम बन जाता। और ये सोचकर मैंने सुर्ख रंग की साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। जब बेवा होने के बाद उसने मुझे कभी कभार इतना श्रृंगार नहीं किया था। मैंने एक नज़र आईने पर डाली तो मैं कयामत डा रही थी। मेरी नज़रें अपने हुस्न पर नहीं ठहर पा रही थी, तो नौकर कैसे मेरी इस खूबसूरती का लिहाज कर सकता था। मैं पूरी तरह तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। नौकर से कहा कि वो शाम की चाय लेकर मेरे साथ ही बैठ जाए। नौकर सर झुकाए शाम की चाय लेकर आ गया तो मैंने उसे ज़बरदस्ती अपने सामने बिठा लिया और उसके बारे में सवाल पूछने लगी। वो कभी मुझे नज़र उठाकर देखता और फिर फ़ौरन ही नज़र झुका लेता। मुझे उसका ये अंदाज बहुत पसंद आ रहा था। उसने एक दफ़ा भी नज़र भरकर मुझे नहीं देखा था। मेरे हर सवाल का जवाब बहुत ही महज़ब अंदाज में दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो बाइज़्ज़त और शर्म हया का पैकर हो। सच तो यही था, मैं नौकर के किरदार से मुतासर हुई थी। चंद दिन बाद उसका इम्तिहान लेना चाहती थी, इसलिए दिन में नए लिबास पहनती और कभी उसे ड्राइंग रूम में अपने पास बुला लेती तो कभी बाग में। एक दिन उस वक्त उस क्वार्टर के पास गई और उसे आवाज़ देकर बुलाया तो वो फौरन ही चला आया। मैंने गुलाबी रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मुझे यकीन था कि नौकर मुझे एक नज़र भर कर ज़रूर देखेगा, लेकिन वो आज भी सर झुकाए खड़ा था। मैंने नौकर से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे काफ़ी बना कर दे। वो मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैं उसके आगे किचन काउंटर से लगकर ही खड़ी हो गई। मेरे बाल पूरी तरह से खुले हुए थे और मेरी नज़रें नौकर पर ही जमी हुई थी, लेकिन वो काफ़ी बनाने में मसरूफ़ था। उसने काफ़ी बनाकर मेरे आगे रख दी और जिस तरह आया था उसी तरह से वापस चला गया। उसके इस अंदाज ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया था। वो किस तरह मेरी खूबसूरती से नज़रें चुरा गया था, ये बात मेरे लिए बिल्कुल अनोखी थी। शायद वो मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज तक मेरी ज़िंदगी में जितने भी मर्द आए वो मुझे देखते ही थे तो नज़रें झपकाना भूल जाते थे। एक शाम मैंने स्याह रंग का खूबसूरत सा गाउन पहना और बालों को खोलकर पूरी तरह तैयार हो गई। मुझे इस बात पर भी यकीन आ चुका था कि नौकर मुझ पर नज़र नहीं डालेगा, इसलिए मैंने अपने लिबास को मज़ीद बेबाक कर दिया था। मेरी सफ़ेद रंगत इस स्याह लिबास में पूरी तरह खुलकर रह गई थी। मैं बेडरूम में नीम दराज हो गई और मैंने जानबूझकर नौकर को बुला लिया। वो सर झुकाए कमरे में आ गया। मैंने उसे कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है और मेरा सर दबा दे। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस आज नौकर का इम्तिहान ख़त्म हो गया। वो बहुत ही बाकरदार शख्स है और अब मुझे उसे मजीद आजमाने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन अचानक ही नौकर ने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गया। उसने मेरे पैरों के पास पड़ी चादर उठाकर मेरे वजूद पर डाल दी और मुझसे दूर होकर खड़ा हो गया और नजरें झुकाए कह रहा था, मालकिन, मैं मजीद आपके पास काम नहीं कर सकता। आप एक शरीफ और इज्जतदार लड़का हूँ और मैं अपने नफ्स पर काबू रखता हूँ, लेकिन आपकी बेबाकी और लिबास मुझे मेरे ईमान से हटा रहे हैं। मैं एक मर्द हूँ और कुदरती तौर पर किसी औरत की तरफ कशिश रखता हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किरदार को पूरी तरह बचा कर रखा, लेकिन अब यह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं, आप और इस बंगले को तनहा रहते हैं। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे हमारे दरमियान तीसरा शैतान आ चुका है। मुझे इस बात का डर है कि अभी तक तो मैं खुद पर काबू रखा है, लेकिन किसी दिन मैं अपने नफ्स का गुलाम बनकर कोई ऐसी हरकत न कर बैठूं कि जिंदगी भर आपसे भी नजर न मिला सकूं। वो लंबा चौड़ा जवान मर्द मेरे आगे खड़ा आंसू बहा रहा था और मैं शर्मिंदगी के गहरे समंदर में गर्क हो गई थी। वो इज्जत से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं ही उसे वर्गलाने जैसी हरकत करने लगी थी। ना जाने उसका इम्तिहान ले रही थी या खुद उसके आगे पेश कर रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो ठीक ही कह रहा था। अगर किसी कमज़ोर लम्हे में वो अपने आप पर काबू ना रख पाता और मेरे साथ कुछ गलत कर बैठता, मैं उससे इज्जत भी गवा बैठती और बदकिरदार भी समझ लेती, जबकि गलती तो सरासर मेरी थी। वो वापस जाने के लिए इजाज़त मांग रहा था। मैंने उससे आगे हाथ जोड़ दिए और उसे कहा, माफ़ कर दे, मैं तो बस उसका इम्तिहान लेना चाहती थी, लेकिन खुद भी नाकाम हो गई। मैं उसके आगे खुद को बहुत छोटा और कमतर महसूस कर रही थी। नौकर कहने लगा, मालकिन, आप खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं, आपको मेरे जैसे लड़के को मुलाजम रखने की बजाय किसी अच्छे और नेक शख्स से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उसे बताया कि मेरा तबार रिश्तों पर से उठ गया है, क्योंकि मैं जिस आला तबके में रहती थी वहाँ रिश्तों और जज्बात की कोई हैसियत नहीं थी। मेरे अपने माँ बाप 2 दिन पहले कुछ महीनों के लिए मेरे बड़े भाई के पास अमेरिका चले गए। वैसे भी वो लोग जब तक यहाँ थे तब तक मैं उनका होना ना होना मेरे लिए बराबर था। नौकर कहने लगा, आज नहीं तो कल आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है। मैं कुछ अरसा तक आपके पास मुलाजम रहने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन आप किसी दूसरे मुलाजम का इंतज़ाम जल्द कर लें। मैंने गहरी आ भरी। मैंने अपनी नादानी में एक वफादार मुलाजम को खो दिया। मैं जान गई थी कि अब वो किसी भी सूरत हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद नौकर ने गांव की एक लड़की को मेरे पास मुलाजम रख दिया।
और ख़ुद मुझसे आखिरी मुलाकात करके हमेशा के लिए गाँव लौट गया। आज भी मैं जब उस नौकर को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भीगने लगती हैं। वो आज के दौर में एक नीसीरत इंसान था जिसने कई बार मौका मिलने के बावजूद भी कभी मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली थी। एक बात मैंने अच्छी तरह समझ ली थी कि हर रिश्ता आजमाने के लिए नहीं होता। कभी कभार हमारे आजमाने का तरीका दूसरे इंसान को हमसे दूर कर देता है। कुछ रिश्तों पर बगैर आजमाए ही एतबार कर लेना चाहिए। मैं पहले दिन से ही जानती थी कि मेरा नौकर एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे आजमाने के चक्कर में मैंने उसे खो दिया था। मेरी आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि अपनी कीमती रिश्तों की जानबूझकर कभी ऐसी आजमाइश में ना डालें कि जिनकी वजह से आपको इन्हें खोना पड़ जाए।